हेलो दोस्तों। पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर जो कि आप प्रीएस आईएएस हो गया है उसमें स्वागत है। देखिए, एक महीना रह गया है यूपीएससी का पेपर। मैं लेकर आया हूँ रिवीजन के लिए, जो प्रीलिम्स के पेपर आने वाला है यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। तो ये रिवीजन के लिए है। अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरी ही नोट्स है, मेरी किताबें हैं, उसी से रिवीजन करेंगे। देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक किस तरह से पूछा जाएगा। बस ये उन बंदों के लिए है जिनकी तैयारी अच्छी हो गई है, थोड़ा रिवीजन करना चाहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं रिवीजन क्लासेस कैसे। तो देखिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पीयूष पांडे द्वारा लिखित किताब है। मजा आएगा आपको पढ़ के। तो पहला ही चैप्टर से स्टार्ट करा जाएगा, और पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं संविधान का वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मतलब चैप्टर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और वहां से स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? तो देखिए ध्यान से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये क्या है होता है रेगुलेटिंग एक्ट? तो यहां पर हम देखेंगे विनियम। विनियम का मतलब होता है किसी संस्था या निकाय को कानून से नियंत्रण में लाना, विनियम कहलाता है। विनियम का अर्थ होता है कि नया सिस्टम का डेवलपमेंट करना, उसको विनियम कहा जाता है। आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने का पहला प्रयास था। यह अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सरकार के कुशासन के कारण पारित किया गया था। तो आपसे पूछेगा, अब जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है तो इसका इंट्रोडक्शन, भूमिका क्या है? तो भूमिका में आपको ये देखना है कि इसके विनियम का क्या मतलब है। ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था, ठीक है ना। अब इसके कुछ प्रावधान है, कारण देखते हैं कि इसका कारण क्या था इस अधिनियम को लाने के लिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कारण हम थोड़ा जानते हैं क्या है। ये है रिवीजन क्लासेस। रिवीजन क्लासेस उसके लिए है जो कि ऑलरेडी उनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो चीजें मेमोराइज हो जाएगा। अब देखिए, जो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है उसका कारण क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट लाने का सबसे बड़ा कारण था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में लाना था। क्या करना था? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना था। यहां पर देखिए, इसका कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में लाना चाहती थी संसद। कहां के? ब्रिटेन के सांसद नियंत्रण में लाना चाहते थे। दूसरा, इसके बहुत सारे प्रमुख कारण मैंने लिखा है, एक एक करके कारण को देखिए। पहला कारण है एडम स्मिथ के मुक्त व्यापार विचार धीरे धीरे अंग्रेजों को प्रभावित कर रहे थे, जो कि भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्ति चाहते थे। पहला क्या कह रहा है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, तो पहला उसका क्या कारण था? पहला कारण था जो कि एडम स्मिथ फादर बोले जाते हैं इकोनॉमिक्स के, उनके विचार था, और मुक्त व्यापार जो विचार था, इसी मुक्त के व्यापार विचार पर आधारित था, जो कि ब्रिटेन में काफी हद तक फैल गया था। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी गंभीर वित्तीय संकट में थी। उसने 1772 में ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड का ऋण मांगा था। दूसरा कारण क्या था? कि बैंकरप्ट हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, और उसने सहायता मांगा था, वहां के संसद से कहा था कि हमें कितना 1 मिलियन पाउंड चाहिए। तो संसद को लगा कि भाई ये क्या कारण है, तुम्हारे पास द्वैध शासन के बाद कर तुम ले रहे हो, दीवानी तुम्हारे पास है, बहुत सारे कर तुम्हारे पास आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम हमसे मांग रहे हो। तीसरा कारण था कंपनी के एकाधिकार पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का आरोप बड़े पैमाने पर लगे थे, कंपनी में करप्शन हो गया था। तीसरा, चौथा पॉइंट देखिए, बंगाल में भयानक अकाल पड़ा जिसमें बहुत नुकसान हुआ, और वही इसकी भरपाई करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से वित्तीय सहायता मांगा। देखिए, उस समय बंगाल में बहुत अकाल पड़ा था, और अकाल के चलते क्या हुआ, इतना करप्शन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ऑफिसरों के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था, तो पैसा मांगने लगे थे वहां के संसद के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, कारण पूछता है जब आप प्रीलिम्स में भी जाएंगे यूपीएससी के, तो यही टू द पॉइंट पूछ लेता है कि क्या क्या कारण था 1773 के। आपको इग्नोर करना है, जो सही चीजें हैं उसको टिक करके आना है। तो देखिए, इसका 3 कारण। पहला कारण है कि एडम स्मिथ का व्यापार का विचारधारा। दूसरा, जो 1 मिलियन पाउंड मांगा था। तीसरा, भ्रष्टाचार, और ये भ्रष्टाचार अकाल जो पड़ा था, तो इस अकाल के चलते क्या हुआ था कि कंपनी को नुकसान हुआ था और वो उसको वित्तीय सहायता चाहिए था।
चौथा, पांचवा जो है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन इस प्रणाली के अनुसार कंपनी के पास बंगाल में दीवानी अधिकार था, जिसका मतलब था कंपनी के भू राजस्व वसूलने की शक्ति थी। देखिए यही मैं बता रहा था, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा रॉबर्ट क्लाइव ने एक द्वैध शासन, मैं थोड़ा सा समझाता हूं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जब आए थे तो उन्होंने द्वैध शासन लागू किया था बंगाल में, और द्वैध शासन में क्या था, एक था दीवानी और दूसरा था निजामत। जो दीवानी वाला भाग था वो किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और जो निजामत वाला भाग था वो वहां के राजा, जहां पर ये लागू हुआ था। दीवानी का मतलब होता है कर वसूलने की जो शक्ति थी किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और राजा के पास निजामत था। राजा प्रशासन करेगा लेकिन टैक्स कौन लेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ये जो द्वैध शासन वाला था, इस द्वैध शासन के चलते क्या हुआ था कि भैया टैक्स तो आ रहे थे लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में करप्शन हो रहा था। अब आगे देखते हैं इसका प्रावधान देखते हैं कि प्रावधान में क्या क्या चीजें हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान, इस प्रावधान में क्या है, 1773 के, इस एक्ट द्वारा कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। देखिए इसमें क्या था कि पहली बार क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण करने की कोशिश किया गया, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। आगे देखते हैं इसके पॉइंट। इसके आगे पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अब देखिए इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद बनाया गया जिसके 4 सदस्य हुआ करते थे। क्या है कहानी कि देखो भैया बंगाल में कैसे प्रशासनिक बदलाव हुआ। जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, पहली बदलाव तो यह हुआ। और उस बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्य की एक समिति बनाई गई। जैसे ये बीजीजी हो गए, बीजीजी के सहायता के लिए क्या क्या करा गया, 4 बंदों को रखा गया, 1 2 3 और 4 ऐसे बनाया गया। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, प्रशासन को बदल रहे हैं। प्रशासन को बदलने के लिए क्या किया, पहले तो बंगाल के गवर्नर को क्या बोलने लगे, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, और उसकी सहायता के लिए 4 मेंबर को एक सलाहकार समिति बनाई गई। दूसरा, लॉर्ड वारेन हास्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये जो लॉर्ड वारेन हास्टिंग हुए वो बंगाल के पहला गवर्नर जनरल हुए। तीसरा देखिए, चौथा अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे पहले स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितने भी प्रेसिडेंसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो जीत लिया गया था, जैसे मद्रास हुआ, बॉम्बे हुआ और कलकत्ता हुआ, कलकत्ता को केंद्र बनाया गया और इसलिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और बाकी जो प्रेसिडेंसी थी, जिसको राज्य आज के समय में राज्य कह सकते हो, उसको बंगाल के क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। पांचवा देखिए, इस अधिनियम से बंगाल में 1774 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे 1774 में सर गठन हुआ था। अधिनियम कौन सा था, तो 1773 का अधिनियम था। और इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे थे। और अन्य जो थे वो चैम्बर्स, लेमेस्टर तथा हाइड, ये 3 और जज थे। टोटल 4 जज थे। सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ कब हुआ, 1774 में। आपको याद करके रखना है कौन से अधिनियम से हुआ, तो 1773 के अधिनियम से हुआ। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे थे। और 3 और न्यायाधीश थे जिनका नाम था चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। आगे इसने कंपनियों के नौकरों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया। कहने का मतलब है क्योंकि इस
एक्ट का आने का मतलब ही था, क्या मतलब था कि भैया करप्शन हो रहा था, तो करप्शन नहीं हो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि भैया कोई भी ऑफिसर होगा वो रिश्वत नहीं लेगा या किसी से उपहार नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उपहार जो होता है वो रिश्वत के रूप में ही होता है। आपने आम देखा होगा, अब इतना डिटेल में तो हम बता नहीं सकते कि कैसे होता है, लेकिन आप समझ जाइए उपहार भी जो होता है वो रिश्वत के रूप में आ जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, उपहार को भी मना कर दिया कि उपहार कोई नहीं लेगा और रिश्वत तो लेना ही नहीं है। समझ में आया? सातवां इसका देखिए प्रावधान, इसने भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को शक्ति दी। मतलब जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जैसे यहां पर 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24, अब इनके पास ये शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी कि राजस्व मामले में, नागरिक के मामले में और सैन्य मामले में अपनी रिपोर्ट क्या करे, दर्ज कराए। मेरे बात समझ में आए? आठवां प्रावधान था, इस अधिनियम ने देश में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी। मतलब कहने का सिंपल सी मतलब है बेटा, ये केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने का मतलब ये है कि आपने दिखा जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल हो गया, केंद्र कौन बन गया, बंगाल बन गया, और बंगाल के अधीन किसको कर दिया गया, मद्रास को कर दिया गया, और दूसरा किसको, बम्बे को कर दिया गया। तो आपके जो बंगाल था वो एक राजधानी के रूप में हो गई, कलकत्ता एक राजधानी के रूप में, और बंगाल क्या हो गया, केंद्र बन गया। तो इसी से इसका कहने का मतलब है कि केंद्रीय प्रशासन की क्या है, नींव रखा गया, ये फाउंडेशन रखा गया था इस अधिनियम से। आगे देखिए, आगे देखिए, नौवां, अधिनियम ने कंपनी के लाभांश को 6% तक सीमित कर दिया जब तक कि उसने 1.5 मिलियन पाउंड का ऋण नहीं चुकाया। अब क्या कर दिया कि कंपनी का, वहां के संसद ने क्या किया कि कंपनी के लाभांश जितना भी कंपनी यहां कमाएगी उसके 6% हिस्सेदारी कंपनी के पास रहेगा। और इतना कम क्यों रखा, क्योंकि उसने 1.5 मिलियन पाउंड का उसने ऋण लिया था। कहां से ऋण लिया था, सरकार से। किसकी सरकार से, तो वहां की ब्रिटेन की सरकार से। तो उसने कहा था कि लाभांश के 6% केवल मिलेगा। क्यों मिलेगा लाभांश के 6%, क्योंकि आपको ऋण चुकानी है। और कौन सा ऋण चुकानी है, 1.5 मिलियन पाउंड पहले चुकाओ और उसके बाद हम तुमको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तीसरा देखो, 10वां इसके आखिरी, इस कानून ने स्थापित किया कि निदेशक मंडल का कार्यालय 4 साल का होगा और सदस्यों की संख्या 24 तक बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है बेटा, जो कंपनी का गठन हुआ था, जो कौन सी कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसके गठन होने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 1700 रेगुलेशन में, 1773 के रेगुलेशन में संख्या को कितने से कर दिया गया, 24 कर दिया गया। और ये रिटायरमेंट इनका होगा कितने साल में, तो 4 साल के कार्यालय होगा। 4 साल के बाद ये अपनी पोस्ट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मेरे बात समझ में आए? तो ये था अधिनियम इसके 1773 के। अब देखिए इसमें कुछ खामियां थी, इस अधिनियम में कुछ खामियां थी और उस खामियां को देखते हैं। तो इसमें खामियां क्या थी, इसमें खामियां क्या थी, तो इस खामियां को थोड़ा सा देखते हैं बेटा। इस अधिनियम में खामियां, यह भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सका और इसने सुप्रीम कोर्ट के एकाधिकार को उचित रूप से सामने नहीं लाया। कहने का मतलब है जिस कारण इस एक्ट को बनाया गया, और ये एक्ट का बनाने का मेन मकसद क्या था कि भ्रष्टाचार को खत्म करे, लेकिन इसने भ्रष्टाचार को खत्म करने में असफल रहा। समझ में आया? दूसरा, पहला तो ये कि ये असफल रहा। दूसरा, गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो शक्ति नहीं थी। इस समय बेटा गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो की शक्ति नहीं दिया गया। तीसरा, इसने उन भारतीयवादियों की चिंताओं का समाधान नहीं किया जो कंपनी के राजस्व दे रहा था। कहने का मतलब है जो दीवानी और निजामत थी, दीवानी जो कर वसूल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, और निजामत का मतलब वहां के राजा जो प्रशासन संभाल रहा था, और उसके चक्कर में क्या हो रहा था कि लोगों का भलाई नहीं हो रही थी। भलाई होने का मतलब है कि भैया जो टैक्स ले रहा है वो भलाई नहीं कर सकता, और जो भलाई कर रहा है उसके पास पैसा नहीं है, तो इसका समाधान नहीं कर पाए।
समझ में आया? 1773 के रेगुलेशन में। अब देखिए ये तो खत्म हो गया और ये इसकी खामियां थी। इसके बाद यहां पर मैंने एक नोट बनाया है। नोट क्यों बनाया है? ये 1781 के बारे में है। 1781 का अधिनियम। बेटा इसमें क्या था कि 1781 का अधिनियम 5 जुलाई 1781 को जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में जाना जाता है, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों कहा जाता है? तो आप यहां पे पढ़िए, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और काउंसिलिंग में गवर्नर जनरल के बीच संबंधों को परिभाषित करना था। कहने का मतलब था कि 1773 में सुप्रीम कोर्ट का भी गठन हो गया था और बंगाल के गवर्नर जनरल भी था। इनके कार्यों के बारे में इतनी जानकारी नहीं था कि कौन 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 कार्य करेगा, मतलब उसके कार्यों की परिभाषित किया गया। और परिभाषित कब किया गया? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मेन कारण यह था। बस आपको इतना जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? कि 1781 के तो बेटा 1781 के सेटलमेंट का ये मकसद था। आगे देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है बेटा, रिवीजन क्लास है, इसको फटाफट करना है। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, दूसरा अधिनियम आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? तो इसको ध्यान से देखो। ब्रिटिश सांसद द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से निकले प्रशासनिक खामियां को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम का नाम विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। बेटा कहने का मतलब है, उस समय के जब प्रधानमंत्री कौन थे? पिट्स, विलियम पिट्स द यंगर, उन्होंने ये लेकर आए थे ये अधिनियम। तो उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को बोला जाता है। प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों का अधिकार हो गया। इसे द्वैध शासन कहा जाता है। देखो बेटा, पिट्स इंडिया एक्ट को द्वैध शासन के रूप में भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है आगे हम देखेंगे। वारेन हास्टिंग ने जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, इस अधिनियम का विरोध किया था और 1985 में इस्तीफा, 1985 में 1785 है ये, मैं इस्तीफा देकर इंग्लैंड चले गए। वहां उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर महाभियोग चलाया गया। बाद में बरी हो गए थे। कहने का मतलब था कि ये पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वे द्वैध शासन के लिए आया था। और वारेन हास्टिंग जो 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनको पसंद नहीं आया था। और उनका मामला ऐसा था कि यहाँ से चले गए थे दुखिया के, परेशान होकर चले गए थे और वहां जाके उन्होंने क्या किया था, इनके आरोप लगा था। संसद ने बाद में बरी कर दिया था, वो अलग बात है, इतना नहीं जानना है। अब देखिए इसका प्रावधान हम थोड़ा देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रावधान क्या था? तो ये क्यों आया था? क्यों आया था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो बेटा था वो था इसके कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक कार्यों को अलग अलग कर देना। मेन काम था कि जो राजनीतिक कार्य है और आर्थिक कार्य है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास हुआ करती थी, बीओडी के पास ये दोनों कार्य हुआ करती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अब ये कार्य दोनों को अलग कर दिया गया इस एक्ट से। राजनीतिक कार्यों के लिए नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया गया। कहने का मतलब है बेटा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना, बीओसी। इसको नियंत्रण बोर्ड बोला गया। और इस नियंत्रण बोर्ड का काम था राजनीतिक कार्य, राजनीतिक कार्य, यही देखेंगे, राजनीतिक कार्य था। मतलब जो नियंत्रण बोर्ड बना, इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसे बोर्ड ऑफ बीओसी मैंने लिखा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहा जाने लगा। अब आपसे पूछा जा सकता है इसके कितने सदस्य थे? तो आप देखेंगे इसके 6 सदस्य थे। और 6 सदस्य में से कौन कौन था ये याद करके रखना है। एक राजकोष के चांसलर, दूसरा विदेश सचिव और 4 सम्राट के प्रिवी काउंसिल से चुने जाते थे। मतलब नियंत्रण बोर्ड के 6 सदस्य। 6 सदस्य में कौन कौन सा? एक राजकोष के चांसलर, दूसरा कौन सा? विदेश सचिव, और 4 जो सदस्य थे वो प्रिवी काउंसिल थे। प्रिवी काउंसिल का क्या मतलब होता है बेटा? तो देखो,
ब्रिटेन में राजा की सलाहकार समिति को प्रिवी काउंसिल कहा जाता है। मेरे बात समझ में आया? जो राजा के सलाहकार समिति होती है उसको प्रिवी काउंसिल कहा जाता था और वहां से 4 होते थे। ठीक है, अगला प्रावधान, गवर्नर जनरल की परिषद की शक्ति घटाकर 3 सदस्य कर दी गई और इन तीनों में से एक भारत में ब्रिटिश क्राउन के सेना का कमांडर इन चीफ होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल था बीजीजी, उसके 1773 में ये 4 मेंबर हुआ करते थे। 4 मेंबर, इस 4 मेंबर को घटा के 1784 में बेटा 3 मेंबर कर दिया गया और 3 मेंबर में से एक जो मेंबर होगा वो कमांडर इन चीफ होगा सेना के। मेरे बात समझ में आया? आगे देखिए, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर के मदद के लिए 3 सदस्य की परिषद बनाया गया। कहने का मतलब है बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, जो अधीन हो गया था बंगाल के, उनके लिए भी 3 मेंबर का एक परिषद बनाया गया। कानून के अनुसार सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों को शामिल होने के 2 महीने के भीतर भारत और यूनाइटेड किंगडम में अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी। देखिए, भ्रष्टाचार के लिए आया था, तो भ्रष्टाचार के लिए 1784 में कहा गया कि देखो भैया, जितने भी ऑफिसर थे, जितने भी नागरिक ब्रिटेन के जो भारत में थे, यहाँ 2 महीने के अंदर भारत में आते ही क्या करना था कि अपने संपत्ति का बताना था। किसको बताना था? वहां के संसद को बताना था और यहाँ पे बड़े जो पोस्ट पे ऑफिसर बैठे थे उनको भी बताना था कि उतनी कितनी संपत्ति है। ये किसके लिए हुआ था? करप्शन को खत्म करने के लिए। आगे देखिए, कानून के अनुसार सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों को, ये तो अभी देख लिया हमने, गवर्नर जनरल के वीटो शक्ति प्रदान की गई जो 1773 में नहीं था। आपसे पूछा जा सकता है कि 1773 में वीटो पावर गवर्नर जनरल के पास था? तो नहीं था। पहली बार वीटो पावर कब मिला उसको? तो वो 1784 के अधिनियम में। आगे देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा स्थापित एक गुप्त समिति बनाई गई जो बोर्ड और कोर्ट के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगी। कहने का मतलब है कि एक ऐसा गुप्त समिति बनाई गई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के बीच में ब्रिज का काम करेगी। मतलब दोनों को चेक्स एंड बैलेंस करेगी। सिंपल सी मतलब ये है बेटा। आगे देखिए, ये प्रावधान खत्म। और पिट्स इंडिया अधिनियम का विफलता का कारण क्या था? तो ये भी विफल माना गया। और ये अधिनियम विफल क्यों माना गया? क्योंकि इस पे सरकारी नियंत्रण और कंपनी के शक्तियों के बीच की सीमाएं अस्पष्ट और अत्यधिक व्यक्तिपरक थी। कहने का मतलब ये है कि कोई पूछे आपसे कि ये विफल क्यों हुआ, विफल होने का मुख्य कारण था कि भैया अभी भी बहुत सारे शक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया था। कौन सी शक्तियां किसके पास है, व्यक्तिगत तक सीमित थी और करप्शन तो रुका नहीं था, जिस काम के लिए अधिनियम आया था। आगे देखिए, कंट्रोल बोर्ड पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाए गए। देखो, अगला अधिनियम है कि इसमें क्या है, जो कि भाई भतीजावाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे लगे थे, वही सेम कहानी रिपीट हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पे भी, उनके भी ऑफिसरों पे यही लगाया गया कि वो अपने ऑफिसर जो चुन रहे हैं वो अपने घर के रिलेटिव के, अपने घर के। मेरे बात समझ में आए? भाई भतीजावाद उसी को बोला जाता है बेटा। अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड, निदेशक न्यायालय और परिषद में गवर्नर जनरल के बीच की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, आगे देखिए, अगला अधिनियम है 1793 के। ठीक है, 1793 का अधिनियम। अब देखो बेटा, आगे यहां से चार्टर्ड 3 खत्म हो गए, 1773, 1781, 1784। अगला अधिनियम है आपके चार्टर्ड एक्ट 1793। अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। इस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर कंपनी का प्रभुत्व कायम रखा गया। अब देखिए, इसका प्रावधान सीधे प्रावधान है क्या? चार्टर्ड अधिनियम नहीं, यहां हमने परिभाषित किया है। क्या है चार्टर्ड एक्ट? चार्टर्ड अधिनियम का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये चार्टर्ड अधिनियम क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो क्या था कि 31
दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शाही चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। आपको पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, और वो कंपनी का गठन किससे हुआ था? तो चार्टर्ड से हुआ था बेटा, चार्टर्ड से। और यही चार्टर्ड एक्ट है, यही है क्या? चार्टर्ड एक्ट है। समझ में आया? क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था, आपको वही समझ में आया। दूसरी है कि 15 साल के लिए उन्होंने कहा था कि समीक्षा होगी, लेकिन ये समीक्षा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को कपास, आपसे याद रखना है, नील, दूसरा रेशम, नमक, सोरा, अफीम और चाय व्यापार में एकाधिकार दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जा सकता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था वो किस किस मामले में था। तो आपको बताना है क्या कि सर ये है कपास में, नील पर, रेशम पे, नमक पे, सोरा, अफीम और चाय पर एकाधिकार था। बाद में जेम्स वन ने कंपनी के यह अधिकार अनंत काल तक छोड़ दिया। यही चार्टर्ड की समीक्षा प्रथम चार्टर्ड अधिनियम 1793 में हुआ और आगे के 20-20 साल पे हुआ। कहने का मतलब है बेटा कि जो उसका एकाधिकार दिया गया था इन चीजों पे, इसी अधिकार की समीक्षा की गई इस चार्टर्ड अधिनियम से। अब देखिए बेटा 1793 के प्रावधान, कुछ प्रावधान दे दीजिए, कुछ प्रावधान देख लीजिए, कुछ प्रावधान देख लीजिए इसका। ठीक है, अब देखिए इस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर कंपनी का प्रभुत्व कायम रखा गया। इस अधिनियम से क्या हुआ कि इस कंपनी पर जो प्रभुत्व था, किसका प्रभुत्व? वो ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अभी कहा गया कि बेटा काम करो, अभी तो तुम अपना काम चलाओ, इस कंपनी पर प्रभुत्व को कायम रखा गया। कहा गया 20 साल बाद हम देखेंगे और आगे समीक्षा करेंगे। भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कहा गया कि अगले 20 साल के लिए हम समीक्षा करेंगे, तब तक 20 साल और मौज कर लो। आगे देखो, इस अधिनियम से स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के कार्य स्वतंत्र नहीं है, बल्कि कंपनी ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रही है। कहने का मतलब है कि पहली बार ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो अकेली इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, मतलब अकेले काम नहीं कर रही है। ये किसके अंडर में है? तो ब्रिटेन के संसद के अधीन काम कर रही है। अब देखो लाभांश को 10% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई। लाभांश को 1773 में कितना दिया गया था? 6%, जो कि 1793 आते आते कितने हो गए? 10%। आपको याद करके रखना है, ये समझ में आए? अब देखें, इस अधिनियम से प्रधान सेनापति जो कि गवर्नर जनरल परिषद के एक सदस्य था, उसको मुक्त कर दिया गया। कहने का मतलब था 1784 में बेटा, कहाँ है? 1784 में, ऐसे याद करके रखो। 1784 में सेनापति कमांडर इन चीफ को जोड़ा गया था, कमांडर इन चीफ को जोड़ा गया था और उसको मुक्त कर दिया गया 1793 के अधिनियम से। मेरे बात समझ में आया? कमांडर इन चीफ को 1784 का अधिनियम में जोड़ा गया था और उसको मुक्त कर दिया गया कब? 1793 के अधिनियम से। ब्रिटिश इंडिया एक्ट में जो गवर्नर जनरल के अधिकार दिया गया था उसको परिभाषित इस एक्ट में किया गया और उसके वीटो की शक्ति को कम कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल उसका प्रयोग कुछ सामान्य परिस्थितियों में ही प्रयोग कर सकता है, जैसे शांति, सिक्योरिटी और ब्रिटिश प्रदेश के हित के लिए। कहने का मतलब है बेटा कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल था उसके कार्यों को बहुत ज्यादा परिभाषित कर दिया गया 1793 के अधिनियम से। उसके अलावा क्या? उसकी जो वीटो पावर की शक्ति थी, उस वीटो की पावर की शक्ति को भी कम कर दिया गया। किस अधिनियम से? 1793 के चार्टर्ड अधिनियम से। आगे गवर्नर जनरल के अधिकार दिया गया कि यदि वो बंगाल में अनुपस्थित हो तो वो अपने परिषद के सदस्य को उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। पहली बार 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल को एक शक्ति दी गई और वो शक्ति क्या थी कि वो अनुपस्थित हो, यदि वो बंगाल में नहीं हो तो वो क्या कर सकता है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, इसके जो ये मेंबर है 1 2 3
मेंबर है, इन मेंबर में से क्या किया जाए, इस मेंबर में से किसी एक को नियुक्त कर सकता था। ये किसको शक्ति दी गई, बंगाल के गवर्नर जनरल को। इस अधिनियम से नियंत्रण बोर्ड और कंपनी के सभी कर्मचारी की वेतन भारतीय राजकोष से देने का प्रावधान दिया गया। ब्रिटिश सरकार को लगता था कि भ्रष्टाचार का असली कारण वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिया जाना है। कहने का मतलब सिंपल सी है कि भैया पहले जो सैलरी मिलता था बंगाल के गवर्नर जनरल और बाकी ऑफिसर को वो ब्रिटिश सांसद द्वारा मिलता था, लेकिन 1793 के अधिनियम से अब क्या होगा कि जो उनको सैलरी मिलने वाली है वो सैलरी कौन देगा, तो भारत के राजकोष ही देगा। इससे क्या होगा कि सैलरी के लिए देरी नहीं होगी, सैलरी के लिए देरी नहीं होगा तो वो लालची नहीं होंगे, और लालची नहीं होंगे तो करप्शन नहीं करेंगे। मेरे बात समझ में आया बेटा, मेरे बात समझ में आया। ये था अधिनियम कौन सा, 1793 के। आगे देखिए, आगे देखिए, अब देखिए इसके अलावा सभी खर्चों के बाद कंपनी को ब्रिटिश सरकार के सालाना 5 लाख रुपया दिया जाना था। मतलब क्या कह रहा है कि इस अधिनियम में, इस अधिनियम में इधर देखो, इस अधिनियम में 5 लाख सालाना किसको देना था, तो भैया ये देना था ब्रिटिश के सरकार को। और ये ब्रिटिश सरकार को क्यों देना था, बाकी ऑफिसरों की भी सैलरी भारतीय राजकोष से जाएगी, उसके बाद जो बचेगा उससे 5 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को देना था। इसमें प्रावधान था, किसमें प्रावधान था, 1793 के चार्टर्ड अधिनियम में। समझ में आया। आगे देखिए, इस अधिनियम में एक नियम बनाया गया कि कंपनी के एकाधिकार बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते थे। यदि ऐसा कोई करता है तो उसका इस्तीफा माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऑफिसर बंगाल भारत छोड़ के अपने मन मर्जी से कहीं नहीं जा सकता है, और यदि ऐसा जाता है तो उसका रिजाइन माना जाएगा। कौन से अधिनियम से, 1793 के अधिनियम से। इस अधिनियम से नियंत्रण बोर्ड के संरचना में कुछ बदलाव किया गया, जैसे एक अध्यक्ष और 2 जूनियर सदस्य होना चाहिए जो कि सम्राट के प्रिवी काउंसिल के नहीं होगा। कहने का मतलब है कि इस अधिनियम से यह बताया गया कि भैया 2 एक सदस्य होगा, 2 जूनियर सदस्य होगा, जो कि 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे, उसके सदस्य नहीं होंगे। आगे है, निगम को भारत में व्यक्तियों और कॉर्पोरेट श्रमिकों की व्यापार लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया गया। विशेषाधिकार या देश व्यापार इसके लिए शब्द था। जैसे अफीम चीन भेजी जाने लगी। कहने का मतलब है लाइसेंस देने की पद्धति प्रारंभ हुआ 1773 के अधिनियम से। लाइसेंस किसको, अदर व्यापारियों को, अदर व्यापारियों को। बेटा आगे देखते जाइए, चार्टर्ड अधिनियम 1813। चार्टर्ड अधिनियम 1800, पहले इसको क्लियर किया जाए और इसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अब देखिए, चार्टर्ड एक्ट 1813, 1813 के चार्टर्ड एक्ट। दूसरा एक्ट 20 साल बाद आया 1793 में, फिर 1813 में। यह चार्टर्ड ब्रिटिश और फ्रांस के संघर्ष से उत्पन्न हुआ था। ब्रिटिश और फ्रांस के झगड़ों ने नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीप पे ये प्रणाली लागू कर दिया था। बेटा कहने का मतलब है कि ये जो 1813 का अधिनियम आया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरा यूरोप को जीतने के बाद बोल दिया था कि बेटा कोई हमारे से ट्रेड नहीं करेगा, यूरोप में तो नहीं करेगा, यूरोप में करेगा तो उसकी कुटाई होगी। और इसी कुटाई के चक्कर में बाकी लोगों ने ये कहा, क्या कहा कि भैया अब क्या जो भारत में कंपनी का एक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। कौन से अधिनियम से, तो बाकी के अधिनियम से आ गया 1833 में। नेपोलियन बोनापार्ट ने वाट लगा दी थी, वाट लगा दी थी, उसने पूरी की पूरी समुद्र रास्ते को रोक दिया था। कहने का मतलब यही है। आगे देखिए,
इस प्रणाली ने ब्रिटिश व्यापारियों के रूप में व्यापार पर प्रतिबंध कर दिया, जिसके चलते ब्रिटेन में यह आवाज उठने लगी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर अन्य व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। कहने का मतलब सिंपल सी है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो ट्रेड रोक दिया था यूरोप से, तो यूरोप से ट्रेड रोक दिया था, तो किसी की हिम्मत नहीं थी यूरोप में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो भारत ही एक रास्ता बचा था कि भारत में आओ और व्यापार करो। इसके लिए क्या करना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना था। ये है कहानी। आगे देखिए, फटाफट देखते रहिए, रिवीजन क्लास है, रिवीजन। चार्टर्ड एक्ट 1813 के प्रावधान, इसका क्या प्रावधान है? तो प्रावधान देखिए, इस अधिनियम ने सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। हालांकि चीन के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को बरकरार रखा गया। कहने का मतलब है कि 1813 के अधिनियम में एकाधिकार को पूरी तरह तो समाप्त नहीं किया गया, लेकिन दो चीजों को छोड़ के, चीन और चाय के व्यापार को छोड़ के बाकी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसने स्थानीय सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन लोगों पर कर लगाने का अधिकार दे दिया गया। पहली बार भाई कर लगाने का प्रावधान, कर लगाने का प्रावधान लीगल तरीके से 1813 के अधिनियम से आया था, और कंपनी के लाभांश को 10% 10.5% कर दिया गया। मेरे बात समझ में आया? धीरे धीरे उसके लाभांश को बढ़ा रहे हैं। आगे देखिए, उसने स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के एकाधिकार क्षेत्र के अधीन लोगों पर कर लगाने का अधिकार दे दिया गया। भाई हाँ, समझ में आया? और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय कोर्ट को ब्रिटिश विषयों पर अधिक अधिकार दिया गया। मतलब कि भारतीय जो कोर्ट होंगे वो अब धीरे धीरे ब्रिटेन के लोगों को भी भारत में जो बवाल करने वाले हैं उनका भी कार्रवाई कर सकती है। आगे देखिए, आगे देखिए, ठीक है। देखिए, इस अधिनियम से ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। तो बेटा, यही अधिनियम था जहां पर पहली बार इंग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, EIC जो भारत के धर्म में घुसता है। तो कहने का मतलब है कि भारत में प्रचार प्रसार करने की जो अनुमति दी गई वो ईसाई धर्म का, वो इसी के अधिनियम से दिया गया। बेटा कौन से अधिनियम से? तो इसी अधिनियम से दिया गया, 1813 के अधिनियम से। इसके लिए कोलकाता में एक धर्म प्रचार और गिरजाघर, एक बिशप तथा 3 पादरी को नियुक्त किया गया। इसके लिए क्या किया गया? कलकत्ता में गिरजाघर बनाया गया और एक बिशप था और 3 पादरी को नियुक्त किया गया। ब्रिटिश व्यापारियों और इंजीनियरों को भारत में आना और यहाँ बसने की इजाजत दी गई। हालांकि इसके लिए नियंत्रण बोर्ड की इजाजत लेना जरूरी था। कहने का मतलब है कि जो वहां के इंजीनियर थे ब्रिटेन का, वो भारत में आ सकते थे, बस सकते थे, लेकिन एक ही वो था कि उनको इजाजत लेना पड़ा। किसके लिए? नियंत्रण बोर्ड का। जो नियंत्रण बोर्ड 1784 में आया था, उसकी इजाजत लेना जरूरी था। आगे देखिए, भारत साहित्य और विज्ञान आधारित शिक्षा के लिए कंपनी के आय से 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया था। हालांकि यह कभी खर्च नहीं हुआ। और पहली बार कोई आपसे बोले कि 1 लाख रुपए भारत की शिक्षा पे कब खर्च हुआ, तो वो था 1813 के चार्टर्ड अधिनियम। अगला अधिनियम देख लेते हैं। अगला अधिनियम, अगला अधिनियम 2 और है, इसको खत्म करके जो 1858 के बाद अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है ना? आधा आधा करके इसके 2 पार्ट आएंगे। ये 1833 और 1853 हो जाएगा 2 अधिनियम के बाद, और बाकी के अधिनियम हम करेंगे अगला वीडियो में, जो पार्ट 2 से पार्ट 2 आएगा। देखिए 1833 का अधिनियम, इसको सेंट हेलेना अधिनियम भी बोला जाता है। बेटा सेंट हेलेना अधिनियम कहा जाता है, ठीक है ना? जो 1833 में बना था।
चार्टर पारित किया इस देखिए, और इसका मुख्य जो कारण था वो लेजर फेयर के सिद्धांत को, लेजर फेयर के सिद्धांत जो था और नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा अपनाई गई महाद्वीपीय प्रणाली के कारण चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार समाप्त हो गया। कहने का मतलब सिंपल सी है कि ये जो चार्टर आया था उसका मेन कारण था लेजर फेयर का सिद्धांत। लेजर फेयर का सिद्धांत किसका था? ये एडम स्मिथ का था, एडम स्मिथ का। ये कौन था? तो एडम स्मिथ कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उनके अवधारणा है कि भाई सरकार, लेजर फेयर का सिद्धांत है क्या कि भैया सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना और उसमें इंटरफेयर करना, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसके कुछ प्रावधान है। क्या प्रावधान कह रहे हैं? प्रावधान को देखिए, प्रावधान क्या है? इसके चार्टर्ड एक्ट के 1813 के कुछ प्रावधान है। इसके प्रावधान को देखते हैं। इस अधिनियम ने कंपनी के चीन और चाय के व्यापार में एकाधिकार को खत्म कर दिया। देखो भैया ये पहला ही अधिनियम, ये अधिनियम है जहां पर पूरी की पूरी एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, एकाधिकार को खत्म कर दिया जाता है। अब पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार जो है वो समाप्त हो जाती है इसी अधिनियम से 20 साल के लिए। और कहा गया कि भाई हम आगे देके समीक्षा करेंगे। इस अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भैया जब बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करता था 1773 में, जो बंगाल के गवर्नर जनरल आया था, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया 1833 में। अब उसको भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आगे देखिए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो कोई पूछ ले कि कौन है पहला भारत के गवर्नर जनरल, तो वो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट। और बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हस्टिंग। आगे देखिए, इस अधिनियम से ब्रिटिश सरकार ने वित्तीय प्रशासनिक तरीके से शक्तियों को पूरी तरह केंद्रित कर लिया। अब कंपनी केवल प्रशासनिक निकाय की तरह में काम करने लगी। कहने का मतलब है संसद ने पहली पूरी शक्तियां को छीन लिया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी था एक प्रशासनिक निकाय के रूप में काम करने लगी। ठीक है, इस अधिनियम ने मद्रास और बॉम्बे को विधायकी शक्तियों को समाप्त कर दिया। तो देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम से, कौन से अधिनियम से? 1833 के अधिनियम से। बेटा क्या हुआ था? जो मद्रास था और बॉम्बे के जो गवर्नर जनरल के जो शक्ति थी, वो विधायकी शक्ति, उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। मतलब केंद्रीकरण कर दिया गया किसके अंदर? केंद्र में, जो भारत के गवर्नर जनरल था। अब देखो, कंपनी द्वारा अधिकृत सारे प्रदेश को भारत के गवर्नर जनरल को अधीन कर दिया गया। अब ब्रिटिश लोगों को भारत में रहने तथा बसने के लिए अनुमति पत्र की जरूरत नहीं थी। 1793 में अनुमति पत्र की जरूरत थी किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। 1793 में यदि ब्रिटेन के कोई ऑफिसर इंजीनियर भारत आके बसना चाहता है तो उसको अनुमति लेना था। किसे लेना था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से। लेकिन इसको खत्म कर दिया गया 1833 के अधिनियम से। बेटा समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आगे देखिए, आगे देखिए इसके प्रावधान, फटाफट इसके प्रावधान कर लेते हैं। एक और बचता है इसके अलावा, बस खत्म आज के लिए। ओहो, अब देखिए बेटा। ओहो, ये देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य की संख्या जो पिट्स इंडिया एक्ट में 3 कर दिया गया था, उसको वापस 4 कर दिया गया। और चौथा सदस्य को कानून विशेषज्ञ के रूप में जोड़ा गया। कहने का मतलब है कि 1773 में जो कि 4 सदस्य हुआ करता था, उसको 3 कर दिया गया 1784 में, और उसको वापस 1833 में कितने कर दिया गया? तो 4 कर दिया गया बेटा। और उसमें जो चौथा मेंबर था वो कौन था? तो वो कानून के विशेषज्ञ और पहले लॉर्ड मैकाले, जो कानून के पहले कानून के विशेषज्ञ बने। इन्होंने मैकाले आगे देखेंगे बहुत सारे सदस्य अध्यक्ष बनते हैं, और इन्होंने बहुत सारी चीज चेंज किया है संवैधानिक तरीके से। तो अब देखिए, भारत कानून व्यवस्था सुधारने, सूचीबद्ध करने तथा सुधारने के लिए नया कानून की जरूरत था। इसके लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति करा गया। इस अधिनियम से, 1833 के अधिनियम से, लॉर्ड मैकाले की सदस्यता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। कहने का मतलब ये है, इस अधिनियम से सिविल सर्विसेज की चयन की प्रक्रिया में खुली
प्रतियोगिता का प्रावधान दिया गया। मतलब सिविल जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, तो पहली बार जो खुला प्रतियोगिता मतलब सबके लिए प्रतियोगिता होना चाहिए वो 1833 के अधिनियम से। इस अधिनियम से 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया और लॉर्ड एलन बोरो भारत के गवर्नर जनरल थे। इसी अधिनियम से, कोई बोलेगा 1833 के अधिनियम से 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। और उस समय कौन गवर्नर था? लॉर्ड एलन बोरो। आगे देखिए, अगला और लास्ट है, इसके बाद हम लोग कल करेंगे बाकी के बचे हुए। अब देखिए चार्टर्ड अधिनियम 1853, यह चार्टर्ड अधिनियम के आखिरी चार्टर था। इस एक्ट से जो 1773 के केंद्रीकरण की प्रक्रिया चला था 1853 में आकर रुक गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण भारत के ऊपर हो गया था और भारत ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया था। कहने का मतलब यह है बेटा, जो केंद्रीकरण का प्रोसेस 1773 में स्टार्ट हुआ था जाके 1853 में खत्म हो गया। अब देखिए इसके प्रावधान देख लीजिए, तो भैया इस एक्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्य की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। इसमें 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान था। कहने का मतलब है बेटा कि 1773 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 था, इसको घटा के 1853 में कितने कर दिया गया? कितने कर दिया गया? तो 18 कर दिया गया। और इस 18 में से 6 सम्राट द्वारा मनोनीत जाने का प्रावधान था। मतलब 18 में से 6 राजा द्वारा मनोनीत होंगे। 1833 में विधि सदस्य को जो जोड़ा गया था उसको वीटो देने की अधिकार नहीं था, लेकिन इस एक्ट से उसे वोट देने का अधिकार हो गया। कहने का मतलब है जो लॉर्ड मैकाले जुड़े थे उनको वीटो मतलब वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार 1853 के अधिनियम से मिला बेटा। आखिरी चार्टर्ड एक्ट, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायी हेतु 6 नए पार्षद जोड़ा गया। इन 6 पार्षदों की चुनाव मद्रास, बंगाल और बम्बे, आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की जो सोच उत्पन्न हुई वो 1853 में हुई। सोच उत्पन्न हुई, हुआ नहीं। आगे देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया गया और बंगाल के प्रशासनिक कार्य हेतु एक गवर्नर को नियुक्त कर दिया गया। कहने का मतलब है जो बंगाल के गवर्नर था वही बंगाल के गवर्नर जनरल भी था। अब क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर दोनों काम यही कर रहा था। अब उसको उससे मुक्ति दिला दी गई। अब जो बंगाल के गवर्नर मतलब चीफ मिनिस्टर का काम जो करेगा वो कौन करेगा? तो कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। कहने का मतलब यह है इस एक्ट से सिविल सेवा के लिए भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। मतलब पहली बार भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा दे सकते थे, वो 1853 के अधिनियम है। इस अधिनियम से भारतीय भी आईएएस बन सकते थे। और 1894 में मैकाले समिति का गठन हुआ, किसके लिए? सिविल